1753 का जो आपका राजलेख है, 1753 का राजलेख, ये 1753 का राजलेख बेसिकली सुधार के लिए आया था 1726 के राजलेख में। ठीक है, अभी पिछली क्लास में हमने 1726 का राजलेख पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी सारे प्रेसिडेंसी एरियो में। ठीक है, इसके अंतर्गत भी मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ अंतर था। कुछ अंतर था क्या? पहले तो आप इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान जाइए कि आखिर इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब मेयर कोर्ट का स्थापना हुआ तो मेयर कोर्ट एक तरह से आप देखेंगे कि सम्राट का न्यायालय था, सम्राट द्वारा मान्यता प्राप्त था, और इस तरह से वो सम्राट के प्रति लाइबल था, ना कि गवर्नर इन काउंसिल के प्रति। हालांकि अपीलेट कोर्ट के रूप में गवर्नर इन काउंसिल तो थी, लेकिन मेयर कोर्ट की जिम्मेदारी सम्राट के प्रति थी, ये आपकी इसके प्रति नहीं थी, गवर्नर इन काउंसिल के प्रति नहीं थी। कई बार मेयर कोर्ट न्याय प्रदान करने के लिए कंपनी के विरुद्ध भी निर्णय दे देती थी, जो कि गवर्नर इन काउंसिल से मतभेद का कारण बना। इसी बीच क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया और 1746 में उन्होंने कब्जा कर लिया आपका मद्रास पे। फिर 1749 में अंग्रेज इसको दोबारा प्राप्त करते हैं। अब 1749 में और 1746 के बीच उस प्रेसिडेंसी स्टेटस को खत्म कर दिया किसने? फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने प्रेसिडेंसी स्टेटस को खत्म कर दिया, मद्रास की प्रेसिडेंसी स्टेटस को। तो दोबारा उसको प्रेसिडेंसी स्टेटस देने का दर्जा देने के लिए और वहां पुनः मेयर कोर्ट स्थापित करने के लिए एक नया राजलेख आया, जिस राजलेख को कहा गया 1753 का राजलेख। इसका मेन उद्देश्य यही था कि 1726 में जो कमियां रह गई थी, कमियां का यहां सेंस ये है कि 1726 का जो राजलेख जारी हुआ वो गवर्नर इन काउंसिल से मतभेद का कारण बना, और गवर्नर इन काउंसिल चाहती थी कि न्यायिक व्यवस्था पे हमारा अधिकार रहे। मेयर कोर्ट उस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। तो इनडायरेक्ट रूप से गवर्नर इन काउंसिल की अधिकारिता को स्वीकार की गई, इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से कैसे? कि जो मेयर अपॉइंट होता था 1753 के अंतर्गत, पहले वाली क्या प्रक्रिया थी 1726 में कि एल्डरमैन चुन देते थे एक मेयर को, जो 9 एल्डरमैन होते थे उन्हीं में से एक मेयर चुना जाता था, वोटिंग द्वारा चुन लिया जाता था, उसमें गवर्नर इन काउंसिल का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन 1753 में क्या हुआ कि जितने एल्डरमैन हैं वो 2 लोगों का नाम प्रपोज करेंगे, और उन 2 लोगों में से किसी एक को गवर्नर इन काउंसिल जो है वो अपॉइंट करेगा मेयर के रूप में। इसका मतलब ये कि गवर्नर इन काउंसिल यहां मेन बॉडी हो गई। वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी व्यक्ति को मेयर चुन सकती थी या उसे चुनने से मना कर सकती थी, भले ही किसी मेयर ने ज्यादा वोट पाया हो। अगर 2 नाम है, किसी ने 3 वोट पाया, किसी ने 4 वोट पाया, 2 नाम को प्रपोज किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में मेयर कोर्ट का मेयर कौन होगा ये गवर्नर इन काउंसिल तय करेगी, अर्थात जो 3 वोट पाया है उसको भी मेयर बना सकती है। ठीक है, वो अपनी सुविधा के अनुसार बना सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेयर कोर्ट पे एक तरह से प्रशासकीय नियंत्रण किसका हो गया? गवर्नर इन काउंसिल का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? अब क्योंकि मेयर कोर्ट के अंतर्गत एक नया परिवर्तन और किया गया, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बनाया गया। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रार्थना न्यायालय। एक छोटा कोर्ट स्तर पे छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए यह बनाया गया, और उसकी सीमा तय कर दी गई 5 पैगोड़ा। 5 पैगोड़ा जो मद्रासी मुद्रा था, और कहीं आपके बुक में यह भी लिखा हुआ है कि वो 15 रुपए तक के मामले सुन सकता था। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 1 पैगोड़ा बराबर 3 रुपया होता था। 1 पैगोड़ा बराबर 3 रुपया, 5 पैगोड़ा मतलब 15 रुपया, तो 1 पैगोड़ा मतलब 3 रुपए। लगभग इतनी अधिकारिता दी गई कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट को। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के
जो सदस्य होते थे वो अंग्रेज होते थे और इनकी नियुक्ति मतलब लगभग 2 साल के लिए की जाती थी, क्योंकि आधे सदस्य इसके 1 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते थे, मतलब अपनी सेवा से मुक्त हो जाते थे कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के जज के रूप में काम करने में। जैसे कि आप देखेंगे राज्यसभा में हर व्यक्ति का कार्यकाल लगभग 6 साल होता है, लेकिन 1/3 सदस्य कितने 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो रोटेशन चलता है। इसी तरह से इसका भी चल रहा था कि लगभग 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता था, 1 साल बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते थे आधे लोग, ठीक है। आधे लोग जो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के मेंबर होते थे, 8 से 24 तक की इनकी संख्या होती थी, इसमें से आधे लोग 1 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते थे। तो ये हम कह सकते हैं कि इनकी सर्विस लगभग 2 साल की थी, ठीक है। इस वाले जो अधिनियम की बात कर रहे हैं हम 1753 वाले अधिनियम की, तो इसके अंतर्गत ये नहीं कहा गया कि मेयर कोर्ट की अधिकारिता कितनी होगी, लेकिन एक प्रोविजन ये कर दिया गया कि दोनों पक्षकार सहमत होंगे तब उस मामले में मेयर कोर्ट निर्णय करेगा, ठीक है। ये कहा गया कि 5 पैगोड़ा से कम वाले मामलों में मेयर कोर्ट तभी हस्तक्षेप करेगा जब दोनों पक्षकार सहमत होंगे, इतना कहा गया। लेकिन 5 पैगोड़ा से ऊपर वाले मामले में अधिनियम खामोश था, मतलब उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई थी। चर्चा किसके बारे में की गई थी? 5 पैगोड़ा से नीचे वाले मामले में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह विवाद का एक आगे भी कारण बना, विवाद का कारण बना। कुछ लोगों के मध्य विवाद हुआ, जैसे एक सदाशिव का जो मामला आता है उसमें भी विवाद हुआ। खैर वो जमींदारी का मामला था, लेकिन वो भी अधिकारिता का ही मामला था कि जब दोनों पक्षकार अगर सहमत होंगे तभी मेयर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यह सदाशिव वाले मामले में निर्णय आया था, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि मेयर कोर्ट जो है उसकी अधिकारिता केवल सिविल मामलों में थी, पहले भी सिविल मामलों में थी 1726 में। इस मामले में भी 1753 वाले मामले में भी इसकी अधिकारिता केवल सिविल मैटर में थी, केवल सिविल मामले की ही सुनवाई कर सकता था। आपराधिक मामलों में इसकी कोई अधिकारिता नहीं थी, आपराधिक मामले गवर्नर इन काउंसिल के पास जाते थे। तो जब सिविल मामले में मेयर कोर्ट कोई निर्णय दे देता था तो उसकी अपील कहां होती थी? गवर्नर इन काउंसिल में, राज्यपाल, सपरिषद राज्यपाल का न्यायालय, ठीक है। और फिर यहां से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है और 1000 के ऊपर का मामला है तो किंग इन काउंसिल में, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये वाला जो अपील का प्रोविजन है वो 1726 टाइप से ही है, इसमें अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा सा कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वाले मामले में आ गया, ठीक है। आपका अपॉइंटमेंट में आ गया, अपॉइंटमेंट में देखा ना कि मेयर कोर्ट वहां अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा था, एल्डरमैन चुन लेते थे, और यहां कैसे हो रहा है? ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था चल रही थी। अगर आप इसकी कमी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कमी जो 26 में थी वही कमी इसमें भी रह गई। पहला कमी क्या है कि इसमें कोई अनुभवी व्यक्ति को नहीं अपॉइंट किया गया, अर्थात ऐसा कोर्ट कचहरी चल रहा है आपका और उसमें लॉ का जानकार होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। बल्कि जो 1687 का जो आपका अधिनियम था जिसमें मेयर कोर्ट मद्रास में बना था, उसमें मेयर कोर्ट के अंतर्गत एक रिकॉर्डर की व्यवस्था की गई थी और वो रिकॉर्डर विधि का जानकार होना जरूरी था, ठीक है। क्या नाम था उनका? जॉन विक्स, ठीक है। तो जॉन विक्स वो समुद्री न्यायालय के भी न्यायाधीश थे और मेयर कोर्ट के भी न्यायाधीश थे, सॉरी मतलब रिकॉर्डर के रूप में थे, न्यायाधीश तो नहीं थे लेकिन रिकॉर्डर के रूप में थे। विधिक मामलों में वो अपना ओपिनियन देते थे।
फिर उनके ओपिनियन के अनुसार मामला डिसाइड होता था। तो पहला कमी तो यही था कि विधिज्ञ की कमी, मतलब लॉ के जो जानकार हैं वो इसमें नहीं थे। दूसरा जो आपका इसमें देख सकते हैं कि गवर्नर इन काउंसिल का अनावश्यक हस्तक्षेप था, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि इसके स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा गया था। मेयर कोर्ट की स्वतंत्रता पे नियंत्रण रखा गया था गवर्नर इन काउंसिल के माध्यम से। ठीक है, तो इसके अलावा मेयर कोर्ट की अधिकारिता, मेयर कोर्ट की जो अधिकारिता थी उसके संबंध में क्या था, डाउट था, मतलब संदेह था कि वो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 5 पैगोड़ा तक के मामले में तभी सुनवाई कर सकता था जब दोनों पक्ष सहमत हों, लेकिन 5 पैगोड़ा से ऊपर वाले मामले में सहमत होना जरूरी है कि नहीं है, इसके संबंध में 1753 के राजलेख में कुछ नहीं बताया गया था, कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, तो यह भी एक कमी था कि मेयर कोर्ट की जो अधिकारिता थी उसके संबंध में संदेह था। ठीक है, और एक जो कमी दिख रही है वो ये दिख रही है, केवल प्रेसिडेंसी मामले में, केवल प्रेसिडेंसी मामले में निर्णय होता था, अर्थात इनकी जुरिडिक्शन कहां थी, केवल प्रेसिडेंसी एरिया में। ठीक है, और कुछ कमी दिख रही क्या, तो इसके अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं महत्वपूर्ण, कि इसकी विधिज्ञ की कमी है, अर्थात इसमें लॉ के जानकार की कमी है। फिर क्या कमी देख रहे हैं कि जीआईसी का, मतलब गवर्नर इन काउंसिल का, सपरिषद राज्यपाल का अनावश्यक हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप किसमें, मेयर के अपॉइंटमेंट में। मेयर उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जिसको जीआईसी अप्रूव करे। ठीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि मेयर कोर्ट की स्वतंत्रता पे ये हनन था। इसके बाद देखते हैं कि मेयर कोर्ट की अधिकारिता के संबंध में संदेह था कि जब दोनों सहमत नहीं है उस मामले में मेयर कोर्ट की अधिकारिता होगी कि नहीं होगी, उसमें संदेह था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंसी मामले में ही केवल निर्णय आता था। कंपनी का जो क्षेत्राधिकार था वो केवल प्रेसिडेंसी मामले तक ही सीमित नहीं था। कंपनी का तो गवर्नरशिप, मतलब आप समझ लीजिए वो कहां तक गवर्न करती थी, बिहार क्षेत्रों में भी गवर्न करने लगी थी, बंगाल के क्षेत्रों में भी, बिहार के क्षेत्रों में भी, और उड़ीसा के भी क्षेत्रों में। तो केवल वो प्रेसिडेंसी एरिया तक सीमित नहीं थी उनकी अधिकारिता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी मामलों के संबंध में जो निर्णय देने की अधिकारिता थी, ये कहीं ना कहीं उनका जुरिडिक्शन कम कर रहा था, उनका जुरिडिक्शन और बढ़ाया जाना चाहिए था। इस 1753 के अंतर्गत एक और अधिकार दिया गया था मेयर कोर्ट को। वो अधिकार था कि अपनी प्रक्रिया के संबंध में वो निर्णय ले सकते थे कि उस कोर्ट में क्या प्रक्रिया होगी, उसके संबंध में वो निर्णय ले सकते थे। इसी के संबंध में बाद में विवाद हो गया था। मेयर कोर्ट ने ऐसी प्रतिबंध लगा दिया कि अगर हमारे यहां से गवर्नर इन काउंसिल में अगर कोई मामला अपील के लिए जाता है तो मेयर कोर्ट से प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा। यह किसने लगाया था, मेयर कोर्ट ने। मेयर कोर्ट ने क्या प्रतिबंध लगाया था, प्रमाण पत्र के संबंध में, कि आपको अपील करना है तो कीजिए, लेकिन हमारे यहां से प्रमाण पत्र लेना होगा कि आप अपील करना चाहते हैं, इस मामले में अपील योग्य ये मामला है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र लेने का मेन उद्देश्य ये था कि मेयर कोर्ट को जानकारी हो जाए कि किस मामले में अपील की गई। नहीं तो मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्णय आया, पता ही नहीं चलता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कौन कौन से निर्णय की अपील हाई कोर्ट में हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहां पता चलेगा, प्रमाण पत्र वाला उपबंध नहीं है।
लेकिन हाई कोर्ट की जो अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है उसका प्रमाण पत्र के संबंध में उपबंध है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 134 का ए, उसमें प्रमाण पत्र के संबंध में उपबंध है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी है तो प्रमाण पत्र आपको हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा। हालांकि स्पेशल अपील का भी प्रोविजन है, लेकिन अधिकांश मामलों में प्रमाण पत्र हाई कोर्ट देता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। तो मैं यही बोलता हूं कि लीगल हिस्ट्री के अंतर्गत ये जो लीगल रिफॉर्म होते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और फिर यही वाला कॉन्सेप्ट आप कहां देख रहे हैं वर्तमान में हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट अपील होती है उसमें, कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो हाई कोर्ट से आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। तो जब मेयर कोर्ट ने ऐसा प्रमाण पत्र के संबंध में उपबंध लगाया तो उस पे जीआईसी ने अर्थात गवर्नर इन काउंसिल ने ऐतराज जताया और कहा कि आपने जो ये प्रतिबंध लगाया है वो अनुचित है। बाद में दोनों का विवाद हुआ और फिर मामला पहुंचा आपका कंपनी के पास, तो उन्होंने निर्णय दिया कि मेयर कोर्ट को अधिकारिता है कि वो अपने प्रक्रिया के संबंध में नियम बना सके, और चूंकि ये प्रक्रिया के संबंध में नियम है इसलिए मेयर कोर्ट द्वारा ये जो नियम बनाया गया है वो ठीक है, ऐसा नियम बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा 1753 का ये चैप्टर पूरा होता है। 1753 के संबंध में आप अगर इतना लिख देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसको आप कहानी की तरह समझिए, और फिर जो मैक्सिमम फैक्ट है वो आप आंसर शीट में आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन फैक्ट लिखने पड़ेंगे। कहानी की तरह समझ के कहानी की तरह नहीं लिखना है, फैक्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक।